हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी कर लेता है और 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसको कितना रुपया पेंशन मिलेगा। दूसरा, हम यह सीखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 25 साल नौकरी पूरा नहीं करता है और वो 10 साल नौकरी करके ही छोड़ देता है तो उसको पेंशन कितना मिलेगा। और यह भी जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 10 साल भी नौकरी नहीं करता, 5-6 महीने ही नौकरी कर लेता है और उसके बाद बीच में ही नौकरी छोड़ देता है तो उसको कितना रुपये पेंशन मिलेगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मेरा गारंटी है आपको फिर दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये जो नया वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया है शनिवार को, उसके बारे में मैं इसको बिल्कुल डिटेल्स में आपको बता दूंगा कि उसमें किस तरह से पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। आप खुद से अपना पेंशन का कैलकुलेशन कर पाएंगे कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। साथ ही साथ इसको मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा इस चीज़ को कि आप ये डिफ्रेंशिएट अंतर भी निकाल पाएंगे कि जो आपको पहले से जो एनपीएस में हैं जो कर्मचारी, उनको एनपीएस में ही रहना चाहिए कि उनको यूपीएस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपको एनपीएस में ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि यूपीएस में उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और एनपीएस में ज़्यादा नुकसान है कि यूपीएस में ज़्यादा नुकसान है, या ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। आपका मन का पूरा कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आपको क्या करना है, कान में अपने मोबाइल को लगा देना है, मेरी बात को सुनना है, आंखें बंद कर लेना है, पूरा बात बस आपको सुन जाना है। बस एक बार आपने सुन लिया ना तो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पूरा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनपीएस में पेंशन की गणना, पेंशन की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक एवरेज सैलरी पिछले 12 महीने का, एवरेज सैलरी तो सबको निकालने आता ही होगा, एवरेज सबको पता होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको एवरेज रन रेट तो देखते ही हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि पिछले 12 महीने के में आपने कितना सैलरी प्राप्त किया, उसको जोड़ लगा के उसको 12 से भाग निकाल देते हैं तो एक महीने का एवरेज सैलरी निकल जाता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का अंतिम 12 महीने का एवरेज सैलरी 50,000 रुपया है और वह 125 दिन नौकरी पूरा कर लिया है और वह 25 वर्ष नौकरी पूरा कर लिया है। समझ गए ना, क्योंकि ये पूरा पेंशन प्राप्त करने के लिए इसमें कंडीशन है नए वाले पेंशन में कि आपको 25 साल नौकरी पूरा होना चाहिए। अगर आपका 25 साल नौकरी पूरा नहीं है तो आपको फुल पेमेंट नहीं मिलेगा, उसका प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। मैं मान लेता हूं कि आपने 25 साल नौकरी पूरा कर लिया, तब कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसी आधार पे, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति, जो कर्मचारी 25 साल नौकरी पूरा कर लिया है तो उसके अंतिम 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी का जो अमाउंट आएगा उसका 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो एवरेज मान लेते हैं कि 50,000 रुपया है, तो उसको पेंशन जो प्राप्त होगा वो 25,000 प्राप्त होगा, प्लस डी आर प्राप्त होगा। पहले डी ए था, अब डी आर है। डी आर और डी ए में अंतर क्या है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इतना मान के चलिए इसमें डी आर मिलेगा और पहले वाले में डी ए। खुदा ना खास किसी कर्मचारी को किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसको जितना पेंशन मिल रहा था उसका 60% मिलेगा। यानी कि उसको 25,000 पेंशन मिल रहा था तो 25,000 का 60% कितना होगा, 15,000। ये जो 15,000 है इसमें महंगाई भत्ता इंक्लूड नहीं है, जुड़ा नहीं है, महंगाई भत्ता अलग है। यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पिछले 12 महीने में एवरेज सैलरी 65,000 रुपये प्राप्त करता है तो उसके 65,000 का 50% कितना होगा, 32,500। और उस एम्प्लॉय के डेथ के कंडीशन में यदि उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वो जो 32,500 रुपया उसको जो पेंशन मिल रहा था उसका 60% यानी कि 19,500 रुपया उसे प्राप्त होगा, उसके परिवार को प्राप्त होगा। ये तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। इसमें डीआर मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो अमाउंट बता रहा हूँ उसमें डीआर इंक्लूड नहीं है, डीआर अलग से अमाउंट निर्धारित होगा, वो मिलेगा। एग्जाम्पल तीसरा समझ लिए, तीसरा एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का, किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पिछले 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी 75,000 रुपया है
तो उसका 50% कितना होगा, रिटायरमेंट पेंशन कितना मिलेगा, 37,500 रुपया। ठीक है। और अगर इन कंडीशन उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को उसका 60% यानी कि 22,500 रुपया उसे पेंशन प्राप्त होगा। इसमें डीआर प्लस नहीं है, डीआर अलग से मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो हम पहले समझ लेते हैं। यानी कि किस किस को इसका फायदा मिलेगा, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें लागू है, क्या क्या शर्तें आपको मानना पड़ेगा। तो शर्त नंबर 1 है कि यूपीएस जो नया वाला यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपया होगा 10 साल से 25 साल के बीच नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए, और 25 साल से ज्यादा 25 साल नौकरी पूरा करने वाले कर्मचारी के लिए उसके लास्ट 12 महीने के जो 12 महीने का जो उसका बेसिक सैलरी होगा उसका जोड़ लगाकर उसका जो एवरेज निकलेगा, लास्ट 12 महीने का एवरेज बेसिक सैलरी जो निकलेगा उसका 50% उसे पेंशन प्राप्त होगा। और यदि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को जो उसको जितना पेंशन मिल रहा था उसका 60% उसके परिवार को पेंशन मिलेगा। इसमें गारंटेड पेंशन जो है वो 10,000। आइए जानते हैं कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या अंतर है, जाने किसमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पिछले 12 महीने में हासिल एवरेज बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी गई है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली हो। अगर 25 वर्ष की नौकरी पूरा नहीं किया है तो उसको प्रोरेटा बेसिस पे उसका कैलकुलेशन करके उसको पेंशन दिया जाएगा। इनके अलावा कुछ और भी अहम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आइए समझते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। केंद्र की एनडीए कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 21 साल पहले लागू किए गए न्यू पेंशन सिस्टम में एक नया रिफॉर्म की मंजूरी दी है, नया सुधार की मंजूरी दे दी है। इसके समानांतर केंद्र ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाने का ऐलान किया है। बीते दिन शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी मिल चुकी है और यह अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा। अब तक यह कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक का चुनाव करने का मौका मिलता था। अब न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने का अवसर मिलेगा, यानी कि अब कर्मचारियों को के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एनपीएस में बने रहें या वो यूपीएस को चुन सकते हैं, यूपीएस में जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। क्या यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर भी है? कोई अंतर है या तो सब एक समान है, एक जैसे हैं? केंद्र सरकार द्वारा संभावित रूप से लागू किए जाने वाले यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से डियरनेस रिलीफ में हाइक मिलेगी। कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पेंशन का 60% तुरंत देने की गारंटी और साथ ही ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त सुपर एनुएशन का भी प्रावधान किया गया है। ये सबसे बड़ी इसमें अच्छा एक व्यवस्था बनाया गया है। अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और अपने 10 साल की नौकरी पूरा कर ली है तो आपको प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा। मसलन देश में पेंशन को लेकर अब तक दो योजनाएं थी, एक ओल्ड पेंशन यानी जिसको हम ओपीएस कहते हैं,
दूसरा न्यू पेंशन जिसको एनपीएस कहते हैं, और अब तीसरा होगा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जिसको हम कहेंगे यूपीएस। आइए समझते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है और क्या प्रावधान है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या यूपीएस केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है और ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा, और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं। यूपीएस क्यों अलग है, इससे क्यों डिफरेंट है? पेंशन की राशि, रिटायरमेंट यानी कि रिटायर्ड लोगों को रिटायरमेंट से पहले नौकरी की आखिरी 12 महीने में मिलने वाली उनकी बेसिक सैलरी का औसत निकालकर उसका जो आधा होगा 50% होगा वो उसके पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। आमतौर पर इसका पूरा फायदा उन्हें मिलेगा जो 25 साल नौकरी पूरा कर लेते हैं। इससे कम, जैसे कि अगर कोई अपना 10-25 साल के बीच में अपना नौकरी छोड़ देता है, अगर नौकरी पूरा नहीं कर पाता है, तो आपका पेंशन उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। फैमिली पेंशन, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस हालत में उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा, यह रकम कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उसके परिवार को दिया जाएगा। मिनिमम या न्यूनतम पेंशन, अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरा कर लेते हैं तो उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। योगदान कितना देना होगा? तो यह सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान देंगे। अब जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, इसे बढ़ाकर अब यूपीएस के तहत 18.5% कर दिया गया है। यूपीएस लागू कब होगा? यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, जिसके बारे में केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को और भी ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगी। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इससे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध बहुत लंबे समय से किया जा रहा था, इसलिए इसके बीच का एक रास्ता निकला गया। मसलन एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि पेंशन की 60% रकम आप निकाल सकते थे और 40% रकम पर संबंधित कर्मचारी के सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगता था। एनपीएस में खास, न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाला पेंशन कर्मचारी के नौकरी के दरमियान किए गए कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है और मार्केट परफॉर्मेंस के आधार पर देने का प्रावधान है। एनपीएस में योगदान, सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का और डीए का 10% योगदान करते हैं। सरकार इसमें 14% योगदान करती है। एनपीएस में कोई भी कर्मचारी अकाउंट खोल सकता है, जिसमें वे न्यूनतम 500 रुपए का योगदान कर सकता है। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 यह एक मैंडेटरी अकाउंट है जिसमें रिटायरमेंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। टीयर 2 यह एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन अकाउंट है जिसमें किसी भी समय कर्मचारी अपने पेंशन की रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। निकासी, कर्मचारी रिटायरमेंट पर एकमुश्त एक्युमुलेटेड कॉर्प्स के तौर पर पेंशन की 60% रकम निकाल सकता है। बाकी रकम का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन के भुगतान के लिए एन्युटी खरीदने में किया जाता है। टैक्स बेनिफिट, अगर आपका अकाउंट एनपीएस के तहत आता है और आप अगर एक मुश्त 60% रकम निकालते हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी 40% रकम पर आपकी सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी का
जो उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। हालांकि इसी की जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध हुआ। अब तक के चुनाव में ओपीएस को दोबारा से लागू किए जाने के वादे किए जाते रहे अलग अलग सरकारों के द्वारा, परंतु आज तक यह लागू किसी ने नहीं कर पाया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इसको लागू करने का। अब मुझे आशा है कि शायद भविष्य में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इसको लागू करके दिखा दे। ओपीएस की खास बात यह है कि रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी को उनकी आखिरी सैलरी के 50% के बराबर पेंशन देने का प्रावधान था। कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें? तो कंट्रीब्यूशन के रूप में पेंशन की पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती थी, उसमें कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। इसका मतलब यह है कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था, उसमें पूरा का पूरा सरकार कंट्रीब्यूट करती थी। पात्रता: ओपीएस सिर्फ उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी में शामिल हुए थे। एडजस्टमेंट: पेंशन को महंगाई भत्ते में होने वाले बदलाव के मुताबिक समय समय पर एडजस्ट किया जाता है जो महंगाई से जुड़ा होता है। टैक्स: ओपीएस के तहत मिलने वाला पेंशन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, हालांकि एनपीएस और यूपीएस में टैक्स का प्रावधान किया गया है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनें और समझें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आंख बंद करके ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको अवश्य इस जो है मैटर है वो समझ में आ जाएगी। ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, सब में अंतर क्या है, कौन अच्छा होगा कौन अच्छा नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लिया तो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।